और बेटा ध्यान दे इधर। सर लास्ट टाइम टॉपिक हुआ था अपना टेम्परेचर का। लास्ट टाइम टॉपिक हुआ था टेम्परेचर का। अभी हम बात करेंगे वाटर का। वाटर के बाद में लाइट, लाइट के बाद में बेटा सॉइल। सुनो, तेरी भैंस कितने बजे छुट्टी है भाभी? 10 बजे? 10:30 बजे छुट्टी है? 9:30 को छुट्टी है? कहाँ गया ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन? हाँ, तो सर लास्ट टाइम टॉपिक था अपना बेटा टेम्परेचर को रिलेटेड। ये टॉपिक हो गया था अपना। नेक्स्ट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल से आप पढ़ लेना, उसी की नोट बनाना, जितना स्लाइड पे शो हो रहा है ना वो। चलो पानी की बात करते हैं। पानी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब पहला क्या था? पहला टेम्परेचर था, दूसरा कौन है? पानी। इसमें क्या होता है, दो बातें याद रखो बेटा। एक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन, एक का नाम है प्रोडक्टिविटी। ये दोनों पानी पे डिपेंडेंट करता है। सर कैसे? सिंपल सी बात है। पहला प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? जितना पानी होगा उतना प्लांट परफॉर्म करेंगे पीएस। पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस। अब पानी की कमी है तो पीएस में कम होगा, पानी ज़्यादा है तो पीएस अच्छा होगा। मतलब जो है फोटोसिंथेसिस मतलब प्रोडक्टिविटी, कितना खाना बनाना चाहिए वो डिपेंड करता है पानी कितना अवेलेबल है ज़मीन के अंदर, दैट इज प्रोडक्टिविटी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। आपने देखा होगा जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे स्पेसीज ज़्यादा है, जहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है। हम भी कहाँ बसे थे पहले? हम भी नदियों के किनारे बस गए थे क्योंकि पानी था। तो जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ पे आपको मिलेंगे ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके बाद में आपको पता है डेजर्ट का ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसके पास बहुत कम पानी होता है तो उसने खुद को एडप्ट कर लिया है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कैक्टस। कैक्टस कैक्टस ने एडप्ट कर लिया खुद को। कैक्टस के लीफ मोटे हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। कैक्टस का स्टोमेटा काफ़ी अंदर गहरा है ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। उसके बाद में कैक्टस में एक प्रॉब्लम, कैक्टस में क्या हुआ, कैक्टस के जो लीफ है वो कांटे बन गए और कैक्टस के स्टेम जो है वो पीएस कर रहे हैं। ये कैक्टस की खासियत है। उसी तरह डेजर्ट में एक एनिमल है कंगारू रैट। कौन सा रैट? हाँ, वो पानी पीता नहीं है, पीता है तो बहुत कम पानी पीता है कंगारू रैट। दूसरा, उसका यूरिन काफ़ी कॉन्सेंट्रेट है, मतलब उसकी यूरिन में पानी कम भी कम बहता है, आगे जाता है, पानी बाहर निकलता बड़ा कम है कंगारू रैट में। तो पानी उसके अंदर बनता है एक्चुअल में। वो पानी पीता ही नहीं है कंगारू रैट। क्यों नहीं पीता? कि पानी अंदर बनता है उसके। तो सर पानी अंदर कैसे बनेगा कंगारू रैट के? क्या होता है, ये जो कंगारू रैट है ना वो क्या करता है, उसके अंदर जो फैट है वो ना बेटा उसको ऑक्सीडेशन करता है। तो फैट का ऑक्सीडेशन होने से वाटर बनता है। मैंने मॉर्निंग में नोट्स लिख के दिया, अब अपने दोस्तों से लिखवा लेना वो चीज़ें। ठीक है। हाँ, मैं फिलहाल कुछ नहीं लिख रहा, मैंने उनको लिख के दिया है। तो कंगारू रैट में फैट का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। उससे कौन बना? वाटर। इसलिए पानी की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर। ओके नेक्स्ट। आपको पता होना चाहिए जहाँ पे पानी है वहीं पे अलगी आती है। जहाँ पानी वहीं पे कौन आती है? डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बातें कुछ याद रखो। सर ये बात जो है वो ऐसी है
पानी की एक क्वालिटी होती है सर, जैसे हम भी पानी पीते हैं वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, चाहे वो आरओ का हो, मिनरल हो, या अच्छा पानी पीना चाहिए हमें, क्योंकि हर पानी का एक पीएच होता है, हर पानी में केमिकल होता है। जैसे अपने यहाँ पे नल का पानी आता है, बोअर का पानी होता है, दोनों पानी में एक रेशो रहता है नमक का, केमिकल्स का, आयंस का, एलिमेंट्स का, है ना बेटा। तो जैसे हमें एक लगता है क्वालिटी, वैसे एनिमल को भी लगती है क्वालिटी। गंदे पानी में कोई भी रहना नहीं चाहता बेटा, इवन तो एनिमल भी रहना नहीं चाहते, ऑर्गेनिज्म। तो डिपेंड करता है सर उसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये नदी का पानी है, नदी के पानी में जो नमक का कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, इसका काउंटिंग होता है बेटा पीपीटी से, पार्ट पर थाउजेंड। पीपीटी एक यूनिट है, यूनिट काय का है, नमक गिनने का यूनिट है ये, कि उस पानी में कितना नमक है पर 100 ml, पर 100 ml पानी में कितना नमक है। 1000 लिखा, ml 100 में होता है वो एक्चुअली। जैसे ये इनलैंड वाटर है, इनलैंड का मतलब है नदी का पानी, नदी के पानी में कितना नमक है, <5। ये समंदर का पानी है, समंदर के पानी में कितना नमक है, 30 से लेकर 35 तक। ये है लगुन्स, लगुन का मतलब बेटा जहाँ पे नमक एक्चुअल में बनता है, मतलब सी शोर है, किनारा है इसका, समंदर का किनारा है, और किनारे पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो नमक को बना रहे हैं, इवापोरेट करके पानी को इवापोरेट कर रहे हैं, वहाँ पे नमक का एक पूरा एक एरिया है, ऐसे उसके लगुन्स बोलते हैं। वहाँ इतना नमक है, कम से कम मोर देन 100 पीपीटी। तो 3 जगह है, याद रखना, आपके इसमें लिखा हुआ है नोट्स में, वो याद रखना। बोल, सादे पानी में कितना नमक है, फ्रेश वाटर में, समंदर में, लगुन्स में। हाँ, हम लगुन्स का पानी नहीं पी सकते, हम समंदर का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि पानी इसलिए पी सकते नमक इतना ज़्यादा है इसमें, कैसे पानी पिएगा। हम रिवर का पानी इसलिए पी सकते कि उसमें नमक कम है। देखो, 2 तरह के एनिमल है, जो ज़्यादा नमक में जी सकते हैं, उनका रेंज ज़्यादा है, वो है बेटा यूरी हेलाइन, और जिनका रेंज कम है बेटा वो है स्टेनोहेलाइन। कितने प्रकार के एनिमल है, 2, यूरी हेलाइन और स्टेनोहेलाइन, ये बोला था मैंने लास्ट टाइम। इसके एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। नोट्स पढ़ो, टेंशन मत लो। ये लास्ट वाली लाइन काफ़ी अच्छी है सर, लाइन कौन सी है समझाता हूँ। समंदर की मछली नदी में नहीं रह सकती, नदी की मछली समंदर में नहीं रह सकती। पता है ना क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा उनका ऑस्मोटिक का। अगर आपने नदी के मछली को समंदर में बोला रहने को, तो वहाँ मर जाएंगी, क्योंकि नदी की मछली अगर समंदर में चली गई तो पता है क्या होगा, वो मछली होंगी डिहाइड्रेट। क्या होंगी, उसके अंदर का पानी बाहर निकलेगा, तो वो सूख जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल, आप अपने हाथों पे निरमा रखिए, हाथों पे निरमा रखिए, जहाँ पे निरमा रखा ना आपने, वो जगह देखना कैसी होती है, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि वहाँ से पानी निकल जाता है बाहर। तो ये याद रखना बेटा, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है ये सब कुछ। नेक्स्ट है लाइट। अरे कहाँ गया, तो सुनो, हमें पता है सर फॉर पीएस मतलब फोटोसिंथेसिस लाइट जरूरी है सर। अब जरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये अगर लंबे लंबे पेड़ है, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ है, तो लंबे लंबे पेड़ से छोटे छोटे पेड़ में प्रॉब्लम जाती है। सर कैसे प्रॉब्लम जाती है, इमेजिन करो ना, एक घना जंगल है और नीचे एकदम बॉटम में छोटे छोटे प्लांट है। क्या छोटे छोटे प्लांट में लाइट पहुंचेंगी, सनलाइट पहुंचेंगी, लेकिन कैसे पहुंचेंगी, कम। तो वो जो नीचे पेड़ है ना बेटा, घने जंगलों में नीचे पेड़, वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती, उनको कम सनलाइट में एडजस्ट करना पड़ता है। तो उन्होंने वो एडप्ट कर लिया है चीज, कि वो कम सनलाइट में पीएस कर लेंगे, कम सनलाइट में क्या कर लेंगे, एडजस्ट पीएस कर लेंगे, क्योंकि उनको लाइट भी कम पहुंचती है। ये कैनोपी ट्री का मतलब पता है आपको, कैनोपी ट्री का मतलब घना जंगल जिससे छाव क्रिएट होती है नीचे, तो सनलाइट नीचे नहीं पहुंचता, तो नीचे वाले को दिक्कत जाती है। उन्होंने कम लाइट में खुद को एडजस्ट कर लिया है सर। उसके बाद फोटो पीरियडिज्म क्या होता है, देखो हर फ्लावर की एक खासियत होती है, उसको खिलने के लिए एक पर्टिकुलर सनलाइट चाहिए, पर्टिकुलर टाइम का सनलाइट चाहिए। जैसे ये फूल खिलने के लिए 4 घंटे का सनलाइट चाहिए कंटिन्यू इसके ऊपर, तब ये खिलेगा।
ये खिलने के लिए 2 घंटे का सनलाइट चाहिए बेटा, तब ये खिलेगा। इसका मतलब है फोटो पीरियडिज्म। फोटो का मतलब है सनलाइट और पीरियडिज्म का मतलब है समय, एक पर्टिकुलर समय जिसपे वो खिलेगा। जैसे एग्जांपल, मक्खन को अगर पिघलाना है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? जिससे वो मक्खन जो है पिघलेगा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, दैट इज फोटोपीरियडिज्म। जिस जिस लाइट पे फ्लावरिंग होगा वो है फोटोपीरियडिज्म। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? फ्लावरिंग हो रहा है, इसको 4 घंटे लगे फ्लावरिंग के लिए। नेक्स्ट, आप जरा इन पंछियों को देखो, ये पंछी लाइट का सहारा लेके माइग्रेट कर रहे हैं। मतलब देखो लाइट कितनी जरूरी चीज होती है, जिससे एनिमल भी उसको प्रिडिक्ट करता है, डिटेक्ट करता है लाइट को। जैसे कैसे एग्जांपल सर समझो, एनिमल को अगर फॉरेजिंग के लिए जाना है, फॉरेजिंग का मतलब है घास चरने को जाना है, वो लाइट देख के जाएगा, समय तो रहता ना उसके पास। तो थोड़ी बोलेंगे 5 बजे चलो नाश्ता करने जाते हैं, सवेरे का टाइम बना। अरे वो लाइट देखता है पहले, वो लाइट देख के फॉरेजिंग करता है, वो लाइट देख के रिप्रोडक्शन करता है, वो लाइट देख के माइग्रेशन करता है। लाइट प्लस सीजन्स ऑल्सो। सीजन, जैसे एग्जाम्पल, समर शुरू हो गया, उनको पता है ये समर शुरू हुआ, बहुत धूप ज़्यादा है, तो यहाँ से कहीं हम माइग्रेट चले जाते हैं, जहाँ पे एरिया थोड़ा ठंडा है वहाँ चले जाते हैं कुछ पल के लिए, दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। ऐसा होता है बेटा। उनको लगता है यहाँ बहुत ठंड ज़्यादा है, चलो ठंड बहुत ज़्यादा है, चलो यहाँ शिफ्ट हो जाते, 4-5 महीने के लिए कहीं और चले जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज सीजनल। सवेरे के 6 बजे उनको पता है सनलाइट आ चुका है, चलो घर से बाहर निकलो, निकल जाते वो। सनसेट हो रहा है, चलो अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलो वापस। सब सनलाइट के ऊपर डिपेंड है। ये देखो सर, ये इतना घना समंदर है जहां पे सनलाइट ही नहीं पहुंचता। समंदर का सबसे डीपेस्ट एरिया, इतना डीपेस्ट एरिया जो है मोर देन 500 मीटर डेप्थ, वो इतना एरिया डेप्थ होता है कि यहाँ पे डार्कनेस क्रिएट होता है। यहाँ पे डार्कनेस है इसलिए सनलाइट नहीं है, मतलब सनलाइट नहीं है इसलिए डार्कनेस है, और सनलाइट नहीं इसलिए प्लांट नहीं है, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए जीने के लिए? सनलाइट। तो सर यहाँ पे ना सनलाइट है, ना प्लांट है, ना एनर्जी है। अरे प्लांट ही नहीं है तो एनर्जी नहीं है ना? मतलब नो सनलाइट तो नो एनर्जी। तो ये 3 चीजें जोड़ना, नो सनलाइट, नो एनर्जी, नो प्लांट्स, तो नो एनी फूड चेन, प्रॉपर फूड चेन नहीं है वहां पे। ठीक है? हाँ सर। उसके बाद में आप जरा इस तस्वीर को देखो, ये तस्वीर जो है वो स्पेक्ट्रम की तस्वीर है, स्पेक्ट्रम, जिसमें सनलाइट के अलग अलग वेरिएशंस है। जैसे कि यहाँ पे एक्सरे है, यूवी रे है, विजिबल है, इंफ्रा है, माइक्रो है, रेडियो वेव्स है। उसमें मैं विजिबल की बात करूँ, विजिबल का मतलब विबग्योर। कौन सी रेडिएशन है ये? विबग्योर। प्लांट को क्या रेडिएशन चाहिए? विबग्योर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने ये बोला है यहाँ पर, उन्होंने ये बोला है कि अगर आप समंदर की बात करेंगे, अगर आप समंदर की बात करेंगे तो समंदर में ये लाइट जाता है विबग्योर, ये अगर सी है तो समंदर में विबग्योर जाएगा बेटा, लेकिन एक लाइट का कहां तक पहुंचेगा? विबग्योर सबसे नीचे समंदर के बॉटम में लाल कलर का लाइट पहुंचता है विबग्योर में। तो अब पता है ये इसको विजिबल लाइट बोलते हैं। कौन सा लाइट है ये? जिससे आपको रेनबो दिखाई देता है, ये कलर वाला लाइट होता है। सबसे यहाँ तक वायलेट आएगा, उसके नीचे इंडिगो आएगा, उसके नीचे ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, येलो आएगा, ऑरेंज आएगा, रेड। सबसे दूर तक कौन तक पहुंचे है? रेड, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, रेड की वेवलेंथ तो दूर तक पहुंचेगा। उन्होंने बोला है समंदर में लाइट का अपना अपना लेवल होता है हर एक का। ब्लू कलर का लाइट यहीं रुक गया बेटा, येलो कलर का लाइट यहीं रुक गया बेटा, सबसे नीचे रेड गया बेटा। तो जो नीचे प्लांट है बेटा उसको रेड कलर का लाइट देखने को मिलेगा। ओके, हो गया वो लाइट का टॉपिक। नाउ सॉइल। हाँ ये सुनो, सबसे पहली चीज सर, मिट्टी को बनाया जाता है। मिट्टी को कैसे बनाया जाता है? मिट्टी को बनाते विदरिंग से। मतलब एक पत्थर होता है,
उस पत्थर की घिसाई होती है, चाहे वो पानी से हो रही हो, चाहे वो हवा से हो रही हो, या कैसे भी हो रही हो, उसकी घिसाई हो रही है। जैसे नदी में पत्थर है, उसकी घिसाई हो रही है, तो धीरे धीरे वो पत्थर सॉइल में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो कोई भी पत्थर अगर सॉइल में कन्वर्ट होता है तो उसका कनेक्शन है क्लाइमेट के साथ, विदरिंग प्रोसेस के साथ, और सेडिमेंटेशन के साथ। सेडिमेंटेशन का मीनिंग पता है आपको? सेडिमेंटेशन का मीनिंग है लेयर पे लेयर अरेंज होना। पता है मिट्टी के लेयर्स रहते हैं, है ना? अगर आप ऊपर की ज़मीन देखें, ये अलग है, खुदाई करो नीचे और अलग तरह की मिट्टी मिलेगी, और खुदाई करो नीचे और तरह की अलग तरह की मिट्टी मिलेगी। मतलब मिट्टी की लेयर रहती है सर, ऐसी लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, सैंडविच की तरह, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ज़मीन उससे बनती है सर, सॉइल उससे बनती है। फिर सॉइल में आती है अलग अलग प्रॉपर्टी। पहला सॉइल कंपोजिशन। सॉइल सर अलग अलग केमिकल्स की बनी रहती है। अगर मैं बोलूँ नासिक में एक मिट्टी है, उसका केमिकल अलग होगा, यहाँ अपने यहाँ मिट्टी अमरावती में उसका केमिकल अलग होगा। तो सबका केमिकल अलग अलग होता है सर। उसकी ग्रेन साइज, कुछ मिट्टी इतनी बड़ी होती है, कुछ इतनी होती है, कुछ कम होती है। अगर मैं रेत की बात करूँ, रेत, तो रेत का आपको ग्रेन साइज पता है। कुछ मिट्टी जो होती है वो चिकन माती होती है, चिकन माती पता है आपको? क्ले सॉइल बोलते हैं उसको, वो पानी पकड़ के रखती है ना? कुछ ब्लैक कलर की मिट्टी रहती है। मतलब सर मिट्टी में अलग अलग ग्रेन साइज होती है। एग्रीगेशन का मतलब होता है पकड़। कुछ मिट्टी खुली खुली रहती है, जैसे रेत, रेत खुली खुली होती है, कुछ मिट्टी एक में को पकड़ के रखती है, दैट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशंस। तो ये जो है सॉइल का कंपोजिशन, सॉइल की ग्रेन साइज, सॉइल का एग्रीगेशन, ये डिसाइड करता है कि वो पानी पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। जैसे एग्जांपल, क्या रेत में पानी रुकता है? रेत वाली मिट्टी में पानी रुकता है क्या? नहीं। लेकिन चिकन माती में, चिकन माती पता है आपको? जिससे वो अपन अलग अलग चीज़ें बनाते, वी कैन से यूज़ करते उसे। कुछ मूर्ति वगैरह बनती है ना, कभी कभी खिलौने की बनती है, डॉल बनती है, तो वो उससे बनाते हैं। ठीक है सर, वो पानी को पकड़ के रखती है सर। उसके बाद में बेटा हर मिट्टी का अपना अपना पैरामीटर होता है। जैसे एग्जांपल्स उसका पीएच होता है, उसमें कौन कौन से मिनरल्स है। जैसे मैं आपको बोलूँ, परतवाड़ा, अंजनगांव सुरजी, मोरशी, वरुड़, यहाँ की मिट्टी पहाड़ों की मिट्टी है, वो पहाड़ों से उतर के आती है, तो वहाँ का मिनरल्स थोड़ा अलग होगा। अपने यहाँ जो इधर का पट्टा है उसकी मिट्टी अलग होती है। ठीक है? हाँ। तो सर मिट्टी में पीएच होता है। पता है आपको? खेती करते समय उस खेत का जो मिट्टी है उसका पीएच चेक किया जाता है। उसके बाद मिनरल्स अलग है। टोपोग्राफी क्या होती है सर? टोपोग्राफी का मीनिंग होता है बेटा उस जगह की मिट्टी प्लस उस जगह का सराउंडिंग, उसका पढ़ाई। व्हाट इज टोपोग्राफी? उस जगह की मिट्टी प्लस उस जगह का नेचुरल सराउंडिंग, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। जैसे मेलघाट है, तो मेलघाट के अलग अलग तरह की मिट्टी, अलग अलग जगह की मिट्टी, प्लस वहाँ का जो नेचर है, क्लाइमेट है, उसकी पढ़ाई, उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है? हाँ। जैसे मैंने बोला ना आपको कि वरुड़ का पट्टा है या मोर्शी का एरिया है, वो छोड़ो, परतवाड़ा है, परतवाड़ा की मिट्टी, क्योंकि वहाँ का सराउंडिंग अलग है, हो गया टोपोग्राफी, है ना? इधर कारंजा मूर्तिजापुर है, यहाँ की मिट्टी अलग है, यहाँ का सराउंडिंग थोड़ा सा अलग है। हाँ, यहाँ पानी कम है, उधर थोड़ा पानी ज़्यादा रहता है। नासिक की मिट्टी, वहाँ का सराउंडिंग, है ना? मुंबई की मिट्टी, मुंबई में है मिट्टी, इसे ब्रोडी रोड है ना? कोकन की मिट्टी, टोपोग्राफी। सर जैसे मिट्टी होता है वैसे होता है वेजिटेशन। बेटा वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स का आना, प्लांट्स का आना। जैसे मिट्टी होती है ना, वहाँ से वो क्रॉप आता है। जैसे नासिक की मिट्टी जो होती है वो ब्लैक कलर की ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे रोज़ कलर के, ये रेड कलर के रोज़ ज़्यादा आते हैं। बराबर है? नासिक में अंगूर ज़्यादा होते हैं, अपने यहाँ कपास होता है, सोयाबीन तो एक नंबर होता है ना? तो जैसी मिट्टी वैसे वहाँ का क्रॉप, दैट इज वेजिटेशन। और जैसे क्रॉप वैसे एनिमल होगा, जैसे क्रॉप वैसे एनिमल होगा। देखो कभी भी याद रखना, क्रॉप पे डिपेंड करता है वहाँ पे एनिमल कौन सा आने वाला है। अगर आपने आपने खेत में, अगर आपने खेत में करेला लगाया, क्या लगाया? करेला, तो बंदर नहीं आएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आपने खेत में फ्रूट्स लगाए तो बंदर डेफिनेटली आएगा। तो जैसे क्रॉप होता है वैसे वहाँ पे एनिमल आते हैं, ये होता है बेटा। जैसे किसी के यहाँ बगीचा ज़्यादा होता है, तो बगीचा ज़्यादा है होने की वजह से वहाँ पे बंदर ज़्यादा आते हैं।
मतलब मेरा एग्जाम्पल हुआ वो। तो जैसे वहाँ पे यू नो दैट क्रॉप्स रहेंगे, वैसे वहाँ पे एनिमल्स आएंगे, वैसे वहाँ पे फूड चेन चलेगी। नाउ लास्ट थिंग, बेंथिक एनिमल। बेंथिक एनिमल होता है एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। ये क्या है सर, ये समझाता हूँ मैं आपको। बेंथिक एनिमल का मतलब होता है समंदर के डीप में रहने वाले एनिमल। बेंथिक का मतलब होता है समंदर का बॉटम एरिया, जहाँ पे जो एनिमल रहते हैं। ये एनिमल जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि यहाँ का सराउंडिंग कैसा है, यहाँ का सेडिमेंटेशन कैसा है, और ऊपर से कौन कौन आया। सेडिमेंटेशन का मीनिंग वही होता है, समंदर में जो ऊपर है ना, उसमें से वो समंदर वो चीज़ें जो है नीचे जाती हैं। या टाइटैनिक जहाज डूब गया, हुआ सेडिमेंट, चला गया बॉटम में। तो बॉटम में क्या क्या अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग वहां पे एनिमल आते हैं। समझ रहे हैं? हाँ, बेंथिक एनिमल का मतलब जैसे स्टार फिश, ये बेंथिक है। इसमें कोई डाउट है आपको? अरे समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ये? सवेरे क्या है, एक तो वो लेट आते, दूसरा मैंने उनको लिख के दिया, इसलिए वो टॉपिक इतना ख़त्म हुआ। सवेरे मैंने इतना ही पढ़ाया और आपको इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल शुरू होगा। मैंने आपको डायरेक्ट स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे होता है। स्टोरी में कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? क्लियर होगा? हाँ, अभी एनसीईआरटी में है नहीं आपके, तो पुरानी एनसीईआरटी से आप पढ़ो इसको, पीडीएफ निकालो उसकी पुरानी एनसीईआरटी से, या फिर अपना मॉड्यूल है उसमें से पढ़ो। समझ लो। वायकर तू तो मैंने सकाळी येतो म्हणे, तर रोज उठतो म्हणे आता सकाळी स्विमिंग। बाप रे। हाँ, आपकी संडे को टेस्ट है बेटा।